जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार फ्यूचर मेकर क्लासेस में। तो आज हम वर्णमाला का पार्ट 3 करने वाले हैं। कल क्लास हुई थी लेकिन क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए अब मुझे दोबारा करनी पड़ रही है और कल भी क्लास इसी वजह से नहीं आई थी। तो आज हम वर्णमाला का पार्ट 3 करेंगे। पहले 2 पार्ट मैंने करा दिए हैं। वैसे तो ये भाग 2 है इसका, लेकिन जो मैंने पार्ट 1 है वो मैंने 2 क्लास एक पहले पढ़ाया फिर रिवाइज कराया था। ठीक है, तो अगर आप उन दोनों में से एक भी देख लेंगे तो काम चलेगा। अगर दोनों में से एक चूज़ करना है तो सेकंड वाला चूज़ करना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया है मैंने। ठीक है, तो सेकंड वाला चूज़ करना। आज पार्ट 3 करेंगे और पार्ट 3 में क्या करेंगे हम, मैंने लास्ट क्लास में आपको व्यंजन और स्वर, वर्णमाला के व्यंजन और स्वर अलग अलग करके बताए थे। सारे अयोग व उक्षिप्त व्यंजन सब अलग अलग करके बताए थे। तो जो उसमें व्यंजन वाला पार्ट था 33 जिसमें थे, उस पार्ट को हम आज सीखेंगे कि व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका। व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका। ठीक है, व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका आज हम सीखेंगे। और जो भी आप नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहने में थोड़ी झिझक होती है क्योंकि अच्छा लगेगा तो आप खुद ही कर लेंगे, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम फ्लो में ना भूल जाते हैं, लाइक भी नहीं कर पाते, सब्सक्राइब भी नहीं कर पाते। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो थोड़ी ज़रूरत है, हमारा परिवार बन के हो जाएगा फिर। थोड़े से और ज़रूरत है। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो अपने घर के 1-2 फ़ोन, आजकल सबके घर में 1 से ज़्यादा फ़ोन है, तो 1-2 फ़ोनों से और कर दें, अपने साथियों के फ़ोन से, फ्रेंड्स के फ़ोन से, तो आप कर सकते हैं ये। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका। व्यंजन की संख्या कितनी थी? 33 थी। ठीक है, व्यंजन कितने थे? व्यंजन 33 थे। ठीक है, अब आधा लिखने का क्या मतलब है? आधा लिखने का क्या मतलब है? जैसे मैंने लिखा बच्चा, बच्चा। ठीक है, तो 1 च पूरा है, 1 च आधा है। मैंने लिखा फा को आधा लिखना है। ठीक है, फा को गफ्फार लिखना है, जैसे गफ्फार। ठीक है, तो फा ऐसे आधा लिखा गया है। और मुझे ठीक है, टा को आधा लिखना है, तो टा को हम आधा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हा को आधा लिखना है, हा आधा ऐसे लिखा जाता है। ये क्या है? इनको कहते हैं हम हलंत। हलंत लगा देते हैं हम उनके नीचे। ठीक है, बच्चा, गफ्फार और टा और हा। अब देखो हमने 3 तरीके के आधे व्यंजन लिखे। जैसे हमने लिखा चा, चा, तो इसका आधा ये हो गया। हमने लिखा फा, तो इसका आधा ये हो गया। हमने लिखा डा, तो इसका आधा ये हो गया। आई बात समझ में? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर आपको क्वेश्चन दे दे, कई बार क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर, तो अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि का सही शुद्ध रूप कौन सा है, और आधे आपको लिख के दे दे, आधे का शुद्ध रूप कौन सा है, का और का शुद्ध, आधा शुद्ध रूप कौन सा है, तो आप कौन से को टिक करेंगे? अगर खाली का पूछ रहा है आपसे तो फिर आप किसको टिक करेंगे? अगर आपसे खाली का पूछ रहा है ना, तो आप इसको टिक करेंगे। क्यों? जब व्यंजन अकेला लिखा हो तो हमेशा हलंत लग के छोटा होता है। वो छोटा मतलब आधा, हमेशा हलंत लग के आधा होता है। ठीक है, आई बात समझ में? इतनी नोट्स बनाते रहना ज़रूर, क्योंकि आपके वो भी आएंगे प्रैक्टिस सेट भी। जैसे ही आपका हिंदी का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, कंप्यूटर का सिलेबस, ये सब कंप्लीट होते हैं, मैथ्स का सिलेबस,
जैसे ही आपके सारे सिलेबस कंप्लीट होते हैं तो आपके पास प्रैक्टिस सेट्स भी आया करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स आप कब लगाएंगे? जैसे आज वर्णमाला पे प्रैक्टिस सेट आया, वर्णमाला पे चैप्टर वाइज भी आएंगे और पूरे पेपर के रूप में भी आएगा। ठीक है, पहले चैप्टर वाइज कराएंगे फिर पेपर के रूप में कराएंगे। टाइम काफ़ी है, ये ना समझे टाइम कम है, पूरा हो जाएगा जब तक। बस शर्त है कि आप ध्यान से पढ़ते रहें, रोज क्लास लेते रहें। ऐसे नहीं कि 4 दिन की क्लास इकट्ठी कर ली फिर कर रहे हैं, 5 दिन की इकट्ठी कर ली फिर कर रहे हैं, कि कर ही लेंगे। ठीक है, लाइव नहीं चलते, रिकॉर्डेड चलते हैं, लेकिन फिर भी आप लाइव भी चलने लगेगी, आप थोड़ा सा साथ देंगे तो। ठीक है, चलिए व्यंजन तो आप नोट्स जरूर बनाते रहें। ठीक है, अब जो व्यंजनों को आधा लिखने की तरीका है, फिर हम व्यंजनों को 3 प्रकार से बांटते हैं। 3 प्रकार से बांटते हैं व्यंजनों को हम। आधा लिखने का जो तरीका है इसमें व्यंजन 3 प्रकार से बांटते हैं। पहले दो व्यंजन देखो, 2 व्यंजन ऐसे हैं जो, एक चीज सीखो उससे पहले, जब हम हिंदी में अक्षर लिखते हैं तो हमें 2 चीज के व्यंजन लिखते हैं या अक्षर लिखते हैं तो हमें 2 चीज की आवश्यकता होती है, उसमें 2 रेखाएं होती हैं। ठीक है, एक तो रेखा ये होती है ऊपर वाली और एक ये वाली। जैसे मैंने इसमें लिखा है वर्णमाला में, तो एक तो ये रहा नीचे और एक ऊपर वाली रेखा, तभी तो पूरा बना है ये। तो ऐसे ही ये वाली लाइन जो है ये तो ये है और ऊपर वाली लाइन ये है। ठीक है, तो 2 रेखाओं की जरूरत हुई। ऊपर वाली रेखा को क्या कहते हैं? जो सर पर बैठी है, जो सबके सर पर लगती है, शिरो, सर पर रखने वाली शिरो, शिरो रेखा, शिरो रेखा, सर पर लगने वाली रेखा शिरो रेखा। ठीक है, इसमें ये इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिरो रेखा है। उसमें एक रेखा ये दे देगा, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा। निम्नलिखित में से शिरो रेखा बताओ, तो शिरो रेखा ये होती है। आई बात समझ में? इसके नीचे ये लगा देगा आकर डंडा, तो पूछ लेगा निम्नलिखित में से शिरो रेखा किस ऑप्शन में लिखी है। ठीक है, तो इसमें है, तो ये क्या है? शिरो रेखा ये हो गई, ये वाली हो गई आपकी शिरो रेखा, और नीचे वाली जो सीधी है वो है आपकी खड़ी पाई, खड़ी पाई, खड़ी पाई, ये है आपकी खड़ी पाई और वो है शिरो रेखा। ठीक है, पता चल गया खड़ी पाई क्या है और शिरो रेखा क्या है। अब आपको व्यंजनों में 2 व्यंजन ऐसे दिखेंगे जो खड़ी पाई को पार करके बनते हैं, सिर्फ 2। कौन कौन से है वो? का, ठीक है, और फा। ये 2 व्यंजन ऐसे हैं जो खड़ी पाई को पार करके बनते हैं, का और फा। अब देखो, का और फा जो खड़ी पाई को पार कर रहे हैं उन्हें आधा लिखने का क्या तरीका होता है? का को आधा लिखे तो कैसा लिखेंगे? का को आधा लिखें तो कैसा लिखेंगे? मैंने लिखा वक्त, वक्त, तो कैसे आधा लिखा? जो खड़ी पाई के, जो लाइन खड़ी पाई को पार कर रही है उस लाइन को हमने आधा कर दिया। ठीक है, जो लाइन खड़ी पाई को पार कर रही है उस लाइन को हम आधा कर देते हैं, तो ये कैसे हो जाते हैं? आधे व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, का और फा को हम ऐसे लिखते हैं। एग्जाम्पल लिख लो इसके, वक्त, तख्त। ठीक है, वक्त, तख्त। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूं, कहीं आपने ऐसे वक्त लिखा देखा है? आपको पता चल जाएगा ये तो वक़्त है, वक़्त। अब इसको हमने आधा ही क्यों करा खड़ी पाई वाली पार वाली लाइन को? ये तो वक़्त हो गया। अच्छा, हलंत लगा दो। अभी मैंने बताया हलंत लगा देते हैं तो अक्षर छोटा हो जाता है, तो हलंत लगा देते हैं हम इस पे। अब क्या ये आधा हो गया हलंत लगाने पे? बताओ, कहीं देखा है आपने वक्त ऐसा लिखा हुआ? हमेशा ऐसा ही लिखा हुआ देखते हैं ना वक्त हम, वक्त।
ठीक है, आई समझ में इतनी बात। चलो, अब ये ऐसी क्यों है, ये रूल्स होते हैं व्यंजनों के, उनको अदा करने के रूल्स होते हैं, रूल्स होते हैं इसलिए हम इन्हें पढ़ रहे हैं, वरना तो कैसा भी कर दो अपनी मर्जी से। ठीक है, चलो एक बार मैं देख लूँ आपको ठीक दिख रहा है। ठीक दिख रहा है, ठीक है, ठीक दिख रहा है। चलिए, वक्त हो गया। अब 9 व्यंजन ऐसे हैं, 9 व्यंजन जिनको सिर्फ हलंत लगा के छोटा किया जा सकता है। वो व्यंजन कौन से हैं? जैसे टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, रा, हा, 2 4 6 7, टा, ठा, डा, ढा, ला, रा, हा, छा, 6 छतरी वाला 6, छा, और दा, दा, 2 4 6 8 9। ठीक है, ये कौन से व्यंजन है जिनको हलंत लगा के छोटा किया जाता है? कहते क्या है इन्हें? नीचे से घुमावदार होते हैं, जैसे मैंने लिखा रा, रा लिखा, इसका स्टैंड कैसा है? घूम रहा है ना। अगर मैं रा को सीधा खड़ा कर दूं तो रा खड़ा होगा? ऐसे ऐसे घूम रहा है तो वो ऐसे गिर जाएगा नीचे को। ठीक है, तो हमें तो याद नहीं रहेगा है में हलंत लगाना है, कै में लगाना है, टे में लगाना है, चे में लगाना है, किस में लगाना है। जितने भी नीचे से घूमे हुए अक्षर हैं, ये 6 भी घूमा हुआ है इसमें, ऐसे होता है ये। जितने भी नीचे से घूमे हुए अक्षर हैं सब में हलंत लगता है। वो हलंत क्यों लगता है? एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि रे जो है ये गिरने वाला है, इसे हमें टेकने के लिए एक छोटा सा हमें बिंदी लगानी पड़ेगी। ठीक है ये गिरने वाला है, इसको रोकने के लिए हमें एक छोटी सी सपोर्ट लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये आधे है रे ले। अच्छा, ये कौन से? घुमावदार व्यंजन है। घुमावदार, घुमावदार कौन से? घुमावदार कौन से? लोटनीय। इन व्यंजनों को लोटनीय व्यंजन कहते हैं, लोटनीय व्यंजन। देखो, मैं आपको लैंग्वेज नहीं लिखवा रही हूँ, लैंग्वेज नहीं लिखवा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ जिससे कि आपको रटना ना पड़े, सब कुछ ध्यान रह जाए। अब अगर मैंने आपको लैंग्वेज नहीं लिखवाई इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे भूल जाओ, लोटनीय व्यंजन को। ये भूलना नहीं है आपको ये आपको भूलना नहीं है, इसको आप याद रखेंगे कि लोटनीय व्यंजन कौन से होते हैं, जो नीचे से घुमावदार होते हैं। ठीक है, आपको ये भी दे देगा, कुछ भी डे दे देगा, जैसे आपको दे देगा का, चा, डा, या रा और ए, आई दे देगा, आई। ठीक है, अब पूछेगा इसमें से लोटनीय व्यंजन कौन सा है, लोटनीय व्यंजन कौन सा है? अब बताओ मुझे आप। अब आधे तो कह रहे होंगे ए और रे, दोनों लोटनीय व्यंजन है ना। और ऊपर वाला तो आपको पता चल गया है, ये बिल्कुल खड़ी पाई है, इनमें तो ये तो खड़े रहेंगे क्योंकि इनमें खड़ी पाई लगी हुई है, तो ना तो का है न चा है। अब रा और ए में आपको बहुत तकड़ा कंफ्यूजन हो गया, लेकिन आपको पिछली क्लास याद नहीं है इसलिए कंफ्यूजन हो गया। जिसको पिछली क्लास याद है उसको कंफ्यूजन होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ए क्या है? ए तो स्वर है, स्वर। स्वर क्वेश्चन में लिखा है इसने लोटनीय व्यंजन कौन सा है, और ये तो स्वर है, तो व्यंजन कौन सा बचा? रा। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो, तो अब नहीं भूलेंगे ना, खड़ी पाई को पार करने वाला व्यंजन और लोटनीय व्यंजन, इनको आधा कैसे किया जाता है? इसकी तो
खड़ी पाई वाली लाइन को आधा किया जाता है और इसका हलंत लगा दिया जाता है इनके नीचे, ठीक है, इनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। चलो अब आगे देखते हैं। 22, 33 है पूरे, 9 2 11 यहाँ हो गए, 22 यहाँ बचे, ठीक है। अब देखो अब कौन से बचे, अब बचे खड़ी पाई वाले व्यंजन। खड़ी पाई वाले कौन कौन से हैं, का तो इधर आ गया, खड़ी पाई है लेकिन पार करने वाला है तो का नहीं आएगा। खा, मार्कर बदल लेती हूँ कभी, आप इसमें मिला दो। खा, गा, घा, का खा, गा घा, चा, छा, जा, झा, अणे खाली, ता, था, धा, ना, पा, फा, मा, भा, मा, ये, ले, वे, शे, श, से, ठीक है। किस 14 और 6 20, 2 और रह गए हैं अभी। देखो जल्दी से कौन से हैं दो, जल्दी जल्दी लिख लो अपनी कॉपी पे, दो कौन से हैं, जल्दी देखो अपनी कॉपी पे लिख के, दो कौन से हैं, दो कौन से हैं, जल्दी देखो, ठीक है, जल्दी देखो दो कौन कौन से हैं। मैं इतना पानी पी लूं। आ रही है बात समझ में। खा, गा, घा, चा, छा, अया, ता, था, धा, ना, पा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, सा, सा, अण खाली, ठीक है। अब मैंने सारे बोल दिए हैं। चलो इनको लिखने, आधा लिखने का क्या तरीका है, जो खड़ी पाई को पार नहीं करते लेकिन बनते खड़ी पाई से ही हैं। जैसे मैंने लिखा पा, तो हलंत लगा देंगे जरा, तो भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि हलंत लगाते ही व्यंजन छोटा हो जाता है, चाहे लोटनी है चाहे कोई सा भी है। लेकिन शुद्ध रूप क्या है, शुद्ध रूप बताना है। शुद्ध रूप क्या है, जो अच्छा लगे। कुछ चीजें नहीं, सभी चीजें एक रूल के हिसाब से सुंदर लगती है, ठीक है, तो वो अजीब ना लगे, अच्छा लगना चाहिए। अब देखो, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे पेपर में कि निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है, तो वो लिख दे पम्मी, लिखे पम्मी, तो पम्मी का पूछे आपसे शुद्ध रूप कौन सा है, पम्मी, एक ऐसे लिख दे, पम्मी, एक ऐसे लिख दे, पम्मी, एक ऐसे लिख दे, पम्मी, ठीक है, पम्मी, और एक कुछ और लिख दे, फोर्थ ऑप्शन। आंसर इन्हीं में से कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ये तो पम्मी हो गया, ये नहीं है, ठीक है। इसमें हलंत लगाए, लेकिन हलंत जब लगाए आधा तो हो गया, ये पम्मी पढ़ेंगे हम इसको, लेकिन हलंत तो हम लोटनीय में लगाते हैं, ये तो लोटनीय नहीं है में। अब आपको पता चल गया इतना, कि आपको इतना पता चल गया कि हलंत हम हमेशा लोटनीय में लगाते हैं, और ये लोटनीय तो है नहीं, फिर ये इसमें हलंत तो लगेगा नहीं, इसका कुछ और रूल होगा, क्योंकि ये बार रूल तो लोटनीय का हो गया, और जब हमने हलंत वाले पढ़े थे तो मैं नहीं पढ़ा था उसमें। अब जो ये खड़ी पाई को पार नहीं कर रहे हैं शब्द,
जो आपकी वर्ण खड़ी पाई को पार नहीं कर रहे हैं व्यंजन, उनकी हम खड़ी पाई हटा देते हैं तो उसका शुद्ध रूप आधा हो जाता है। इसलिए हमेशा पम्मी, मम्मी, अम्मी में मैं हमेशा ऐसे लिखा होता है। आई बात समझ में? तो शुद्ध रूप कौन सा हो गया? ये। तो हमारे इस एग्जाम्पल से निष्कर्ष क्या निकल के आया है? क्या निष्कर्ष निकल के आया है इस एग्जाम्पल से? इस एग्जाम्पल से ये निष्कर्ष निकल के आया है, जो भी शब्द खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं, जो भी शब्द खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं, उनकी हम खड़ी पाई हटा देते हैं। जैसे हमने लिखा ख्याति, तो ख्याति हम कैसे लिखेंगे? ख्यात, ख्यात लिखा तो ख्यात ऐसे ही तो लिखेंगे, है ना। और हमने लिखा बच्चा, मैंने बताया था एग्जाम्पल शुरू में, वो इसी का एग्जाम्पल है बच्चा, ठीक है। और देखो पन्ना, पन्ना, ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं पन्ना। तो इसमें एक आधा न है, एक पूरा न है, अगर किसी को ना पता हो। पन्ना ऐसे थोड़ी लिखेंगे, हलंत लगा दिया, नहीं लिखेंगे ना। तो पन्ना हमेशा ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो रूल क्या रहे? तीनों के रूल बट गए ना अलग अलग। लिखवाया नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे मतलब याद नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे। लिखवाया नहीं है उसका मतलब ये है आपको रटना ना पड़े। डेफिनेशन मैंने लिखवाई नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो मैं लिखवा भी सकती हूँ कि खड़ी जो खड़ी पाई है उसको पार करने वाली जो रेखाएं हैं उनको आधा कर दिया जाता है, और लोटनीय व्यंजन होते हैं जो नीचे से घुमावदार होते हैं वो लोटनीय व्यंजन कहलाते हैं, उनको आधा लिखने के लिए उनमें हलंत लगाया जाता है। और जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं व्यंजन, उनकी खड़ी पाई को हटा के आधा किया जाता है, ठीक है। चाहूँ तो मैं लिखवा दूँ, लेकिन मैं लिखवा नहीं रही हूँ क्योंकि फिर आपको रटने का भी आ जाएगा कि ये रटना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन जहाँ जाती है वहाँ ये है कि डेफिनेशन याद कर लो, लेकिन आपको रटना नहीं है ये, ठीक है, रटना नहीं है। आपको लॉजिक बता दिए, बस उस लॉजिक से आपको काम करना है, ठीक है। अब चलो अब देखते हैं बिंदु लगाने का तरीका, आधा लिखने का तरीका आ गया। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों से भी कराएं, अपने घर के फ़ोनों से भी कर दें, ठीक है। जितने आप संभव हैं आप कर सकते हैं, आप प्लीज़ कर दें, क्योंकि थोड़ी सी दूर अब हम हैं, फिर लाइव हमारी क्लासेस चलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। थोड़े आगे बढ़ेंगे। आपको बोर्ड की कमी ज़रूर महसूस हो रही होगी क्योंकि अब हर जगह डिजिटल बोर्ड है, धीरे धीरे बोर्ड भी आ ही जाएगा, और वो सब आप ही लोग दिलाएंगे, हम नहीं लेंगे, वो सब आप ही दिलाएंगे, ठीक है। अब वो कैसे दिलाते हैं वो आप पे निर्भर करता है, ठीक है। जल्दी से जल्दी इसको वायरल करिए, आगे बढ़ाइए, जैसे भी है आप देखो आपको कैसे करना है, आप खुद समझदार हैं। चलो आगे देखो। और ये आप मत सोचना कि अभी तो बहुत छोटा है इसलिए फ्री है, फिर बड़ा हो जाएगा फिर फ्री नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, हमेशा फ्री ही रहेगा, क्योंकि हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, और ऑफलाइन से हमारा इतना हो जाता है कि नॉर्मली के बस, इसलिए इस बात को आप बिल्कुल ये ना सोचे कि बड़ा हो गया अभी छोटा है तो इसलिए फ्री, सबने फ्री पढ़ाया था जब तक छोटा था फिर सबने कोर्स लॉन्च किए, ऐसा नहीं है। हमेशा फ्री क्लासेस चलेंगी इस चैनल पे, ठीक है। इस वीडियो को आप क्लिप बना के जो मैंने बोला है इसे रिकॉर्ड कर लीजिए, और जिस दिन भी मैं कोई कोर्स लॉन्च करूँ इस चैनल पे, आप उस दिन बता देना कि मैम आपने ये कहा था, ये कमिटमेंट आपने हमसे कर रखा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कोई भी कोर्स आपको लॉन्च होने वाला नहीं है। कोई भी कोर्स लॉन्च होने वाले के मतलब ये है कि हमेशा आपको जो भी भर्ती की तैयारी हम कराएंगे फ्री कराएंगे, बिल्कुल, चाहे कोई भी टीचर है, हमेशा फ्री चलेगा, ठीक है। जब तक फ्यूचर मेकर रहेगा यूट्यूब पे तब तक फ्री चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको डेमो करा दिए फिर आप कोर्स खरीद लो, कभी नहीं, ठीक है। चलिए, क्योंकि हम भी उस दौर से गुजरे हैं, हम भी ज़ीरो से अभी यहाँ तक आए, बिल्कुल ज़ीरो से यहाँ तक आए हैं, तो हमें पता है जब हमें किसी का समझ में आने लगता है और फिर वो पैसे मांगता है बीच में,
फिर वो दुख हमें ही पता है क्या होता है, और हमारे पास पैसे नहीं होते, रात को नींद भी नहीं आती, यही चलता रहता है कि पैसे लाने, कल को क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि आप सब लोग वो फेस करें। आप बस पढ़ो, बस पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। ठीक है, चलो अब करते हैं हम बिंदु लगाने का तरीका। बिंदु लगाने का तरीका, बिंदु लगाने का तरीका, बिंदु ये वाली बिंदी नहीं, बिंदु ये वाला बिंदु, ये तो हमें पता है कहाँ लगता है, शिरोरेखा के ऊपर लगता है। पर क्या आपको ये पता है ये इतने बिंदु भी लगाने पड़ते हैं हमें? एक तो ये हो गया, एक यहाँ नीचे बिंदु लगाना पड़ता है, ये भी पता होगा, एक यहाँ, और क्या ये वाला बिंदु भी पता है? तो ये 4 बिंदु होते हैं जिनको अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये है हमारी शिरोरेखा, ये है शिरोरेखा, ये है खड़ी पाई, खड़ी पाई, और ये है अनुस्वार बिंदु। अनुस्वार बिंदु, पहला बिंदु है अनुस्वार बिंदु। अनुस्वार कहाँ लगता है? ऊपर लगता है, शिरोरेखा के ऊपर लगता है। आई बात समझ में इतनी? अच्छा, अब मुझे एक बात बताना इससे जुड़ी हुई। मैंने लिखा पंच, पंच लिखा मैंने, ठीक है, सही लिखा हुआ है। और फिर मैंने ऐसे लिखा, ये भी सही लिखा हुआ है, दोनों में से गलत एक भी नहीं है, दोनों सही है। पर क्या ये कैसे हो गया? यहाँ से अनुस्वार हट के न कैसे आ गया, और न हटा तो अनुस्वार कैसे आ गया? अच्छा, अब अगर मैं लिखूं पंप, पंप लिखा मैंने, फिर अनुस्वार हटाना है अगर मुझे, तो ऐसे लिख दिया मैंने पंप, पे आधा में पे पंप। अब ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, जब मैंने आपको व्यंजन पढ़ाए थे तो ये पढ़ाए थे कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, पढ़ाए थे ना। तो कवर्ग क्या है? क ख ग घ का खा गा घ ला, ठीक है। और चा छा जा झा अइया, टा ठा डा ढा अणा खाली, ठीक है। ता था दा धा ना, पा फा बा भा म, ये मैंने आपको पढ़ाए थे। मैं एक बार देख लो, आपको ये दिख रहा है? साफ दिख रहा है, ठीक है। ये आपको मैंने पढ़ाए थे, तो इसमें आप बताएं कि मैंने पंचमा अक्षर बताया था आपको, पंचमा अक्षर। तो ये वाले जो होते हैं ना, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे जो आ रहा है, 5वीं लाइन जो है इसमें से, भाई 1 2 3 4 और 5, जो ये 5th लाइन है, 5th लाइन के सारे अक्षर ये वाले, इनको कहते हैं पंचमा अक्षर, ठीक है। कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग के
पंचमा अक्षर। इस का से जो शुरू होती है उसे कवर्ग कहते हैं, चा से शुरू होती है चवर्ग कहते हैं, टा से शुरू होती है टवर्ग कहते हैं, ता से शुरू होते हैं तवर्ग कहते हैं, पा से शुरू होते हैं पवर्ग कहते हैं। ठीक है, ये इनके वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक है, और जो पांचवें जो अक्षर आ रहे हैं, पांचवें जो व्यंजन आ रहे हैं, उन्हें कहते हैं पंचमा अक्षर। ठीक है, अब देखो इधर, अब अनुस्वार हटाया तो ये पंचमा अक्षर कैसे आ गया आधा होके। देखो मैं पंचमाक्षर है, न पंचमाक्षर है, क्यों आ रहा है ये अनुस्वार हटाने पे, और यहाँ मैं यहाँ नहीं क्यों आ रहा है भाई। अनुस्वार हमारा नासिक क्या है, नाक से आवाज देता है, तो पंच मंच, इसने तो वही आवाज दी ना उनकी, है ना, इसकी तो आवाज अलग अलग नहीं है, पंप पंच, तो ये तो वही आवाज दे रहा है। लेकिन हम न और में कैसे लगा दिए हमने अलग अलग, ये हमें कैसे पता चला? ये हमें ऐसे पता चला, इसका एक रूल है। रूल क्या है? अनुस्वार, जहां अनुस्वार लगा है उसके नेक्स्ट में देखें आप कौन सा व्यंजन है, किस वर्ग का व्यंजन है। जैसे अनुस्वार के बाद वाला किस वर्ग का व्यंजन है, चा है तो चवर्ग का व्यंजन है, तो चवर्ग का ही पंचमाक्षर जो है वो आएगा यहाँ पे। च आ रहा है तो चवर्ग का। ठीक है, अब इसे आप अब होल्ड पे रखो, क्योंकि आपने अइया कहीं नहीं लिखा। ठीक है, अइया भी आपने लिखा नहीं है कहीं भी, तो अब इसे होल्ड पे रखो आप। अब आप इस पे आ जाओ, पंप पे पहले। ठीक है, पंप का नेक्स्ट क्या है, मैं है। पंप का नेक्स्ट पे है, अनुस्वार के बाद तो पवर्ग पे आ रहा है। पवर्ग में देखो ये वाला है, पवर्ग का पंचमाक्षर क्या है, मैं। तो क्या हो गया, पंचवें अक्षर को आधा करके लिख देते हैं, अनुस्वार को हटा देते हैं। अनुस्वार के नेक्स्ट जो व्यंजन आ रहा है उसके उस वर्ग के पंचवें अक्षर को लिख देते हैं आधा करके, अनुस्वार हट जाता है। ठीक है, आ गई बात यहाँ तक समझ में? चलो और देख लो इसके एग्जाम्पल आप, और इसके एग्जाम्पल देख लो। जल्दी बताओ मुझे इसके एग्जाम्पल। और दंड देखो, दंड 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 ऐसे भी लिखते हैं, और दंड को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। ये कैसे आया? अनुस्वार का अगला अक्षर डा कौन से वर्ग में आ रहा है, टवर्ग में आ रहा है, और अणे खाली है उसका पंचमाक्षर, तो अणे खाली को आधा लिख देते हैं। जिनके लास्ट में मतलब जो खड़ी पाई से बने होते हैं अक्षर, उनकी खड़ी पाई हटा के आधा कर दिया जाता है, इसलिए अणे को आधा ऐसा लिखा गया है। अभी तक सिर्फ हमने देखा है, लिखा हुआ हमें पता नहीं चला कि ऐसे क्यों लिखा गया है। आधा आज तक हमने अणे खाली आधा लिखा हुआ हमने देखा तो है कि ऐसा लिखा होता है, लेकिन क्यों ये नहीं पता। ये हमें आज पता चला है कि जितने भी अक्षर जो खड़ी पाई से बने होते हैं उनकी खड़ी पाई हटा के बना दिया जाता है। ठीक है, आ गई अनुस्वार वाली बात समझ में? नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट बिंदु पे आ जाओ। अब है ये पंचमाक्षर, पंचमाक्षर में लगती है कौन सी बिंदु, ये वाली बिंदु। ठीक है, गिड़े कुड़े बनाया ना ये ये वाला अड़ ले, तो
इसमें लगती है पंचम अक्षर पे, तो इसे पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक है, इसका यूज होता है पंचमाक्षर पे। अब देखो थर्ड पढ़ते हैं हम, आपका नीचे वाला ये, इसे क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त कहते हैं इसको। ठीक है, इसके थोड़े से रूल्स हैं उत्क्षिप्त के, तो आप पहले ये वाला पढ़ लो, नुक्ता। इसे नुक्ता कहते हैं, नुक्ता। कौन सा वाला है नुक्ता? जो यहाँ लग रहा है ये, और ये कौन सा है? जो यहाँ लग रहा है, इसे नुक्ता कहते हैं। नुक्ता कहाँ यूज होता है? अरबी फारसी के शब्दों में, अरबी फारसी, अरबी फारसी के शब्दों में नुक्ता यूज होता है। ठीक है, आप यकीन मान के बस थोड़ा विश्वास कर, देखो आपने जिस भी टीचर से पढ़ा उस पर विश्वास किया होगा ना, थोड़ा विश्वास करके आप पढ़ते रहो। मैंने खुद कैसे एग्जाम निकाला है, वो सारी ट्रिक्स मैंने कूट के भरी हैं, उसी ट्रिक से आपको पढ़ा रही हूँ जिस ट्रिक से मैंने एग्जाम निकाले हैं। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहो आप। चलिए, अरबी फारसी के शब्दों में नुक्ता यूज होता है। अब वो कौन से होते हैं? जैसे हम लिखते हैं गजल, गजल वर्ड होता है ना, गजल, गजल तो नहीं होता कि गजल, गजल कितना अजीब सा लग रहा है, गजल होता है गजल। तो ज यहाँ लगाते हैं हम इसको गजल में। ठीक है, तो सब में कहाँ लगता है? का, खा, गा, जा, जा, ख, जा। ठीक है, का, ख, जा, फा, गा, फा। ठीक है, इनमें लगता है ये नुक्ता। ये सब क्या है? नुक्ता। नुक्ता कहाँ यूज होता है? अरबी और फारसी के शब्दों में यूज होता है नुक्ता। ठीक है, नुक्ता कहाँ यूज होता है? नुक्ता वाली बिंदी अरबी और फारसी के शब्दों में यूज होती है। कहीं आपको नुक्ता वाली बिंदी लगा के देते और पूछे इनमें से अरबी का शब्द कौन सा है, फारसी का शब्द कौन सा है, तो आप नुक्ता से आराम से पहचान जाएंगे कि ये है। ठीक है, या आपको नुक्ता लगा के दे दे और पूछ ले कि नुक्ता का प्रयोग निम्न में से किस में हुआ है। जैसे आपको एक दे दे, एक एग्जाम्पल आपको दे दे वो, कंस, एक एग्जाम्पल आपको दे दे उड़ान, एक एग्जाम्पल आपको दे दे काजल, काजल, और पूछे कि नुक्ता का यूज निम्न में से किस में हुआ है। तो 3 बिंदी आ रही है, तो नुक्ता वाली अगर आपको पता होगी तो आप इसे टिक कर देंगे। अब तो आपको पता चलिए, तो आपको वो बता देगा। ठीक है, तो नुक्ता का यूज अरबी फारसी के शब्दों में होता है ऐसे। फोर्थ देखो, फोर्थ है, ये लगता है उत्क्षिप्त में। कल मैंने आपको उत्क्षिप्त व्यंजन पढ़ाए थे, अड़ा ओड़ा, कौन कौन से पढ़ाए थे उत्क्षिप्त व्यंजन? कौन कौन से उत्क्षिप्त पढ़ाए थे? ड़ा, अड़ा और ढा, ये पढ़ाए थे उत्क्षिप्त। तो उत्क्षिप्त में प्रयोग होता है इसका। अब उत्क्षिप्त से बड़ी जुड़ी कुछ बातें हैं, उन्हें आप लिखिए। ठीक है, उत्क्षिप्त से जुड़ी कुछ बातें हैं, उन्हें आप देखिए क्या है। किसी शब्द की शुरुआत में, किसी शब्द की शुरुआत में, किसी शब्द की शुरुआत में
किसी शब्द की शुरुआत में उष्शिप्त का प्रयोग नहीं होता। नहीं होता। किसी शब्द की शुरुआत में उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होता। अब अपनी कॉपी पे आप लिख के देखिए जो ऐसा शब्द हो जिसमें ये अड़ा और अड़ा शुरू में ही आ गए हो, उसमें प्रयोग ही नहीं होता। जैसे हमने लिखा ढोलक, ढोलक, ढोलक में ये ऐसे होता है, ढह होता है खाली। जैसे हमने लिखा ढक्कन, ये थोड़ी होता है, ढक्कन होता है। जैसे हमने लिखा डमरू, ये थोड़ी होता है, ऐसे होता है डमरू। तो कोई भी शब्द जो जिसके लास्ट में डा और डा आ रहे हैं उनमें उपक्षिप्त बिंदु का यूज नहीं होगा। वो क्या है, वो वर्तनी में मिस्टेक मानी जाएगी। वर्तनी का क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन कि कौन सा शब्द इसमें सही है, तो आप देखेंगे कि शुरुआत में उपक्षिप्त बिंदु ना लगा हो, सही है फिर, ठीक है। उपक्षिप्त बिंदु नहीं होना चाहिए, किसी शब्द की शुरुआत में उपक्षिप्त बिंदु नहीं हो, ठीक है। चलो सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर क्या है, अंग्रेजी के शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता। सेकंड है अंग्रेजी के शब्दों में, अंग्रेजी के शब्दों में, अंग्रेजी के शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता। अंग्रेजी के शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता। अंग्रेजी, अंग्रेजी के शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता। जैसे रोड, तो रोड होता है या रोड होता है। अगर उपक्षिप्त बिंदु लगा दिए तो अड़ाई की आवाज आने लगी ना, अड़ाई की, तो रोड होता है या रोड होता है, रोड होता है ना। हाँ तो रोड, तो इसको हम हटा देंगे। बोर्ड, बोर्ड होता है या बोर्ड होता है, बोर्ड, तो बोर्ड, ठीक है। और देखो ऐसे बोर्ड होता है। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड होता है, ड, ठीक है। तो अंग्रेजी के शब्दों में नहीं होता यूज इनका। पहला क्या था, किसी भी अक्षर के शुरुआत में और किसी भी शब्द की शुरुआत में और किसी भी शब्द के जो अंग्रेजी का शब्द हो उसमें नहीं। दो याद हो गए आपके, बिल्कुल दिमाग में उतर जाने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि मैं इन्हें रटवा नहीं रही हूँ, एक एक को समझा रही हूँ, ठीक है। क्लास की क्लास में ही आपको याद हो जाए, मेरी ये कोशिश चल रही है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखवा रही, एग्जाम्पल दे दे के समझा रही हूँ। हिंदी को कुछ मैथमेटिकल तरीके से पढ़ना सीखो, क्योंकि 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके याद नहीं होता और 20% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ याद ही होता है। तो जो 80% वाले हैं वो, मैं भी उसमें से हूँ, मुझे कभी याद ही नहीं होता, रटा नहीं जाता मुझसे। कुछ चीज़ें समझ में आना है तो समझ में आ जाती हैं, इसलिए मुझे फिर रटा नहीं जाता। समझने वाली चीज़ें मैं भूलती नहीं हूँ और रटने वाली चीज़ें मुझसे होती नहीं है। तो ऐसे ही मैं, और जो रटने वाले हैं ना उन्हें भी समझ में आ रहा होगा, इसलिए अपनी कॉपी पे सिर्फ क्या पॉइंट नोट्स बनाइए, पॉइंट्स, ठीक है। ऐसे नहीं पूरी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, पॉइंट्स नोट बनाइए, क्योंकि वहाँ आपको सब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा। आपको लिखना नहीं है, सिर्फ टिक लगाने हैं, और टिक कैसे लगाने हैं, अपने माइंड से, ये नहीं कि आपको थ्योरी लिखनी है। इसलिए रटना बंद करो, समझना शुरू करो। आज तक हमने क्या करा है, हैं 12th तक हम रटते ही आए हैं, कितनी चीज़ें हमें याद रह गई रटी हुई। इतनी जो कॉपियाँ हमने भर दी थी सब कबाड़े में बिकी हैं। बताओ किसी के काम आई हो कि ये मेरी 6th क्लास की कॉपी है, ये वहाँ काम आएगी, ये कॉपियाँ भर गई ना। और जब हम कॉपी में लिख लेते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है कि लिख तो लिया है, जब जरूरत पड़ेगी कॉपी में देख लूँगा, ठीक है। माइंड कहता है जब जरूरत पड़ेगी तब मैं कॉपी में देख लूँगा, क्योंकि वो कॉपी में लिखा हुआ है। और कॉपी में मत लिखो आप, माइंड पे जोर रहेगा कि लिखा नहीं है इसलिए मुझे ये समझना है,
ठीक है, तो अभी तक हमने कॉपियाँ ही भरी है, वो सब कबाड़े में भी किए। नोट्स बनाओ बहुत छोटे, पूरी क्लास का 1 पेज पे बस। पूरी कॉपी मत बना लेना 70-80 पेज की, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 पेज में आपकी पूरी हिंदी समझ जानी चाहिए। इस तरीके के नोट्स बनाओ, ठीक है। चलो, उतना लिखो जितना ज़रूरी हो, फालतू की रामायण कुछ नहीं लिखनी, ठीक है। आ जाओ आगे, कहाँ तक पहुँच गए हम? अंग्रेजी के शब्दों तक पहुँच गए। थर्ड देखो, द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन। अब द्वित व्यंजन क्या आफत आ गई है? द्वित व्यंजन आफत आ गई जी, जैसे हमने लिखा उड्डयन, जहां एक व्यंजन 2 बार आ रहा हो, एक ही व्यंजन 2 बार आ रहा हो, तो 2 बार आ रहा है डे, उस शब्द की बात कर रहे हैं हम, तो ये उड्डयन थोड़ी होता है, उड्डयन, या इस वाले पे लगा लो उड्डयन, नहीं होता ना, उड्डयन होता है। इसमें हम इतना जरूर करेंगे, लोट नहीं है तो आधा करने के लिए इसमें हम, क्योंकि 2 कभी भी पूरे एक साथ नहीं आते शब्द, 2 व्यंजन या 2 स्वर यानी कि 2 वर्ण कभी भी एक साथ पूरे पूरे नहीं आते, तो आधा लिखेंगे एक को, हम पहले वाले को आधा लिखते हैं। ऐसे भी नहीं होगा कि दूसरा वाला आधा लिख जाए, पहले वाले को आधा लिखते हैं, तो क्या होता है, ये एक साथ आ रहे तो पहले वाला आधा होता है, और लोट नहीं होने की वजह से हम यहाँ से हलंत लगा के आधा करेंगे इसको, ठीक है। रिवाइज भी हो रहे हैं ना पीछे की चीजें आपके, पूरा क्लास में याद हो जाएगा सब कुछ। सब कुछ आपको क्लास में ही याद होने वाला है, ठीक है। चलो, द्वित व्यंजन में नहीं होता। और देख लो इसके थोड़े से एग्जाम्पल, हड्डी देख लो, हड्डी, हड्डी कहीं लगता है? नहीं लगता, यहाँ हलंत लगेगा। कबड्डी, कबड्डी, हाँ कबड्डी में भी 2 ही डे आते हैं, ठीक है। कबड्डी देख लो, कबड्डी, तो पूरे कबड्डी तो नहीं होता, ये कबड्डी में नहीं होता, कबड्डी कवाड़ी सा लग रहा है, कबड्डी होता है, तो कबड्डी में पहला आधा होगा तो हलंत लगा देंगे। तो द्वित व्यंजन जहाँ भी होंगे पूछ लेगा आपसे, ये भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से द्वित व्यंजन कौन सा लिखा है, और उनमें से एक ऑप्शन डाल देगा द्वित व्यंजन, ठीक है। द्वित व्यंजन का मतलब समझ गए हो, जो एक व्यंजन 2 बार आ रहा हो, द्वित व्यंजन, ठीक है। चाहे फिर वो व्यंजन, तो ये द्वित व्यंजन हो गया, द्वित व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चौथा, फोर्थ देखो, फोर्थ, ये हो गया द्वित व्यंजन। फोर्थ देखो, उपसर्ग यदि है तो प्रयोग नहीं होगा। अगर उपसर्ग आ रहा है, उपसर्ग है कोई शब्द, तो प्रयोग नहीं होगा। किसी शब्द में उपसर्ग है तो प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल, उपसर्ग में नहीं होगा, मैं लिख देती हूँ। उपसर्ग में, उपसर्ग, उपसर्ग में नहीं होगा, उपसर्ग में, सर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग में नहीं होगा। जब हम पढ़ाते हैं ना और चीजों की गहराइयों में उतरते हैं तो सिर्फ माइंड काम करता है। उपसर्ग देखो, फिर उपसर्ग में जैसे निडर, निडर सोचते हैं, निडर, निडर नहीं होता ना, निडर होता है, निडर, ठीक है। क्या उपसर्ग लगाए? नी उपसर्ग लगाए ना इसमें, और डर, तो जहां भी उपसर्ग होगा उसमें इसका यूज नहीं होगा, ठीक है। फिफ्थ देखो, फिफ्थ, फिफ्थ देखो, पांचवा क्या है? क्या पढ़ रहे हैं हम? उत्क्षिप्त व्यंजन के रूल्स पढ़ रहे हैं, कहाँ आता है कहाँ नहीं आता। वर्तनी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वर्तनी शुद्धि में, और ऐसे भी पूछ लेगा एक शब्द दे के भी आपको, इसलिए बहुत अच्छे से इसको पढ़ लो, होश में आ जाओ, अब बेहोशी को त्याग दो, ठीक है। पांचवा क्या है हमारा?
अगर यदि हमारे उच्छिष्ट डा और ढा के पहले या बाद में अनुस्वार आया हो तो इसका यूज नहीं होगा। या तो पहले अनुस्वार हो या बाद में अनुस्वार हो, जैसे आडंबर, ठीक है, या आडंबर, ठीक है। तो डा के बाद में अनुस्वार आ गया ना, तो यहाँ भी यूज नहीं होगा, ठीक है। डा के बाद में अनुस्वार आ गया तो यहाँ भी यूज नहीं होगा, जैसे ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड। तो डा के पहले आ रहा है तो यहाँ भी यूज नहीं होगा, और वैसे भी इंग्लिश का वर्ड है, इसमें तो होगा ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब था। अब आप मुझे एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ कमेंट सेक्शन के लिए, जिसने भी पूरी क्लास ली है पहले तो उसका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप अपने सपने को लेके इतना सजग हैं, ठीक है। वरना तो लोग क्या करते हैं, पहला देखा नहीं, दूसरा टीचर देखो, तीसरा टीचर देखो, वो रोज यही करते हैं, ठीक है। आप पहले टीचर को ठीक से सेलेक्ट करिए, फिर उससे पढ़िए। अब हिंदी की वीडियो पता नहीं कितने टीचरों से देख ली, तो उनका बेड़ा पार नहीं होने वाला है, वो यहीं के यहीं रहेंगे, ठीक है। आगे तक कौन जाएगा, जो लास्ट तक कहीं टिकेगा, कहीं भी, जो लास्ट तक कहीं भी टिकेगा, ठीक है। तो क्या कह रहे थे हम, वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो। और हाँ, कमेंट से याद आ गया, हम क्या कहने वाले थे, मुझे ये बताना आप स्वरों को आधा लिखने का क्या तरीका होता है। जो पहले से पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चा बैठा है, मेरी नज़रों में वो भी है बिल्कुल फ्रेशर भी, जिसने अभी ताजी 12th करी है और वर्दी का सपना लिए बैठा है, ठीक है, वो भी है। तो वो बच्चा बताए कि स्वरों को आधा कैसे लिखा जाता है, स्वर, ठीक है। और थोड़ा दिमाग लगाना कि कहाँ कहाँ हम स्वरों को आधा लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, स्वरों को आधे लिखने के क्या रूल्स होते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। आज की क्लास को यहीं रोक देते, कल को आगे पढ़ेंगे, रोज़ क्लासेस मिलेगी। कल टेक्निकल कुछ इश्यू हो गया था, क्योंकि जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही थी वो क्लास कई पार्ट में डिवाइड हो गई थी। एडिटिंग मुझे आती नहीं है कि मैं उसे वो कर लूँ, ना मेरे पास इतना टाइम होता है, ना मेरे पास कोई टीम है, इसलिए वो नहीं हुई थी। मैंने डिसाइड किया था कि कल दूसरे तरीके से, मतलब नए तरीके से हम क्लास ले लेंगे, फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो सब वीडियोज़ मैंने डिलीट कर दी और आज आपकी नई क्लास रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करें और लाइक कर दें, लास्ट तक जुड़े रहे, यकीन मानिए रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, फतेह हम हासिल करके रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।